जब एक लड़की ने राजा को सच दिखाया। उज्जैनी की वो दोपहर कुछ अजीब थी। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी हवा में एक अनजानी भारीपन घुली हुई थी। बाजार में दुकानदार अपने अपने ठेले संभाले बैठे थे, बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे और मंदिर की घंटियां हर घड़ी की तरह बज रही थीं, पर किसी के चेहरे पर वो सहज मुस्कान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। महाराज विक्रमादित्य उस दिन दरबार में नहीं थे। वे शहर के बाहरी हिस्से में निकले थे, अकेले, बिना किसी सेनापति या सेवक के। ये उनकी पुरानी आदत थी। जब मन में कोई उलझन हो तो शहर को उसकी असली हालत में देखो, सोने की पालकी से नहीं बल्कि पैदल, धूल में, आम आदमी की तरह। उन्होंने एक सादा अंगवस्त्र पहना था, सिर पर साफा था और कमर में केवल एक छोटी तलवार, जो उनकी पहचान नहीं, आदत थी। वे उस गली से गुजर रहे थे जहां कपड़ा बाजार लगता था। रंग बिरंगे कपड़े, व्यापारियों की आवाजें, खरीदारों की भीड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। पर विक्रम की नजर एक जगह जाकर रुक गई। एक छोटी सी दुकान के बाहर एक लड़की खड़ी थी, कोई 15-16 साल की उम्र, माथे पर पसीना, हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, किसी को देख भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे किसी निर्णय के ठीक किनारे पर हो और एक कदम आगे रखते डर लग रहा हो। विक्रम रुक गए। उन्होंने पास की एक चाय की गुमटी की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर बुरा ना माने तो थोड़ी देर बैठकर बताए। लड़की ने एक पल सोचा, फिर मान गई। उसका नाम था सुमित्रा, पर सब उसे सुमी कहते थे। वो एक बुनकर की बेटी थी। उसके पिता रामदास एक कुशल कारीगर थे। उनके हाथ से बुने कपड़े पूरे शहर में बिकते थे, पर पिछले 6 महीनों से कुछ बदल गया था। सुमी ने बताया कि उनके मोहल्ले में एक नया व्यापारी आया था, केशव सेठ। उसने पहले तो सभी बुनकरों को काम दिया, अच्छे दाम दिए। सबको लगा कि यह आदमी ठीक है, पर धीरे धीरे उसने कीमतें कम करनी शुरू की। जब बुनकरों ने विरोध किया तो उसने कहा कि या तो उसकी कीमत पर काम करो या फिर वो बाहर से सस्ते मजदूर लाएगा। ज्यादातर बुनकर डर गए और मान गए, पर रामदास नहीं माने। उन्होंने कहा कि अपना हुनर इतना सस्ता नहीं बेचेंगे। केशव सेठ ने तब एक और रास्ता निकाला। उसने किसी तरह शहर के एक मुंशी को मिलाकर रामदास के ऊपर एक पुराना झूठा कर्जा दिखा दिया, कागज पर, जिसमें लिखा था कि उन्होंने 10 साल पहले केशव के पिता से 300 सोने के सिक्के उधार लिए थे। ये कागज बिल्कुल असली दिखता था, मुहर थी, गवाहों के नाम थे, तारीख थी। रामदास ने कहा कि ये झूठ है, पर कागज असली था और गवाह भी तैयार थे। मामला दरबार में जाना था। सुमी के हाथ में जो मुड़ा हुआ कागज था वो वही नकली दस्तावेज था जो केशव सेठ के एक लापरवाह कारिंदे ने गलती से उनके घर के पास गिरा दिया था। उस पर कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो ये साबित कर सकती थीं कि दस्तावेज बनाया गया था, पर सुमी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ ले जाए, किसे दिखाए। विक्रम ने ध्यान से सुना। उन्होंने चाय की चुस्की ली और पूछा कि इस कागज को उसने किसी को दिखाया नहीं। सुमी ने कहा कि नहीं, क्योंकि जब वो मोहल्ले के मुखिया के पास गईं तो उन्होंने कहा कि इसमें पढ़ना ठीक नहीं। जब वो एक जानकार व्यापारी के पास गईं तो उसने कहा कि केशव सेठ से पंगा लेना मतलब व्यापार बंद करना। सब डरे हुए थे। विक्रम ने पूछा कि वो डरी हुई क्यों नहीं है। सुमी एक पल चुप रही, फिर उसने कहा कि डर तो है, बहुत है, पर उसके पिता ने एक बात सिखाई है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम सच जानते हो और चुप रहते हो तो झूठ को तुम ही ने ताकत दी। ये वाक्य सुनकर विक्रम कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने सुमी से कागज मांगा। उसने थोड़ा हिचकिचा कर दिया। विक्रम ने उसे ध्यान से पढ़ा। वो एक सादा पन्ना था, पर उस पर कुछ खास बातें थीं। एक जगह कर्जे की तारीख लिखी थी और एक दूसरी जगह एक टिप्पणी थी जो किसी ने लापरवाही में लिख दी थी। मुहर पुरानी नहीं, नई लगानी है वरना पकड़े जाएंगे। बस इतना काफी था। विक्रम ने कागज वापस किया और कहा कि वो उसके साथ दरबार चलेगी। सुमी ने हैरानी से पूछा कि वो कौन है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिलहाल एक राहगीर, पर दरबार में पहचान हो जाएगी। सुमी को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने महसूस किया कि इस अजनबी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे भरोसा दिलाता था। वे दोनों बाजार से निकले। दरबार का रास्ता उज्जैनी की उस मुख्य सड़क से था जो सीधे राजमहल की तरफ जाती थी। रास्ते में सुमी ने और बातें बताईं। उसने कहा कि उसकी माँ घर पर रो रही है, उसके छोटे भाई को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और पिता, जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, कल रात खाना खाए बिना सो गए। विक्रम सुनते रहे। उन्होंने कोई बड़ा वायदा नहीं किया, कोई दिलासा नहीं दिया, बस सुना, और यही उनकी खूबी थी।
वे जानते थे कि कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है। जब वे दरबार के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें देखा और तुरंत झुक गया। सुमी रुक गई। उसने अचरज से पूछा कि ये सिपाही इनके लिए क्यों झुका। विक्रम ने शांत आवाज में कहा कि क्योंकि वो उज्जैनी का राजा है। सुमी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो बस खड़ी रह गई और फिर एक ही काम किया जो उस पल में सही था। वो झुकने लगी। विक्रम ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि यहां झुकने की जरूरत नहीं। आज तुम सच लेकर आई हो और सच के सामने राजा भी खड़ा होता है। दरबार में उस दोपहर केशव सेठ का मामला सुना जाना था। यह पहले से तय था। संयोग या शायद भाग्य कि उसी दिन विक्रम उस गली में निकले थे। दरबार भरा हुआ था। केशव सेठ अपने वकील और गवाहों के साथ एक तरफ खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, मुस्कुराता हुआ। रामदास दूसरी तरफ खड़े थे, थके हुए पर सीधे। जब विक्रम सिंहासन पर बैठे तो केशव सेठ का चेहरा थोड़ा बदला, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि उसके पास कागज है, गवाह है और मुंशी है। मुकदमा शुरू हुआ। केशव के वकील ने कहा कि दस्तावेज के अनुसार रामदास ने 300 सोने के सिक्के उधार लिए थे और आज तक नहीं लौटाए। गवाहों ने एक एक करके यही बात दोहराई। रामदास ने कहा कि यह झूठ है, उन्होंने कभी कोई उधार नहीं लिया। दरबार में फुसफुसाहट थी, पर कागज सामने था, गवाह थे और बिना सबूत के रामदास की बात कमजोर लग रही थी। तब विक्रम ने पूछा कि क्या कोई और है जो कुछ कहना चाहता हो। पीछे से सुमी आगे बढ़ी। दरबार के कुछ लोगों ने हैरानी से उसे देखा। एक लड़की, सादे कपड़े, कांपते हाथ, पर आंखें स्थिर। उसने वो कागज आगे रखा। विक्रम ने दरबार के मुख्य लिपिक को बुलाया और कहा कि इसे पढ़े। लिपिक ने पढ़ा। जब वो उस टिप्पणी पर पहुंचा, मुहर पुरानी नहीं नई लगानी है वरना पकड़े जाएंगे, तो दरबार में एकदम चुप्पी छा गई। केशव सेठ का रंग उड़ गया। उसके वकील ने कहा कि ये कागज कहां से आया, ये तो कोई साजिश है। विक्रम ने शांत आवाज में कहा कि ये कागज उसके कारिंदे की लापरवाही से गिरा था और लापरवाही अक्सर सच उघाड़ देती है। फिर उन्होंने मुंशी को सामने बुलाया। मुंशी पहले मुकरता रहा, पर जब विक्रम ने कहा कि दोनों दस्तावेजों की मोहरें जांची जाएंगी और जो भी झूठ बोलेगा उसे 7 साल की सजा होगी, तो मुंशी टूट गया। उसने स्वीकार किया कि केशव सेठ ने उसे पैसे देकर नकली दस्तावेज बनवाया था। दरबार में एक पल के लिए जैसे सांस रुक गई। फिर विक्रम ने फैसला सुनाया। केशव सेठ पर झूठी गवाही और दस्तावेज जालसाजी का दोष, उसकी सारी संपत्ति जब्त और उसे 1 साल के लिए शहर से बाहर। मुंशी को 6 महीने की सजा, गवाहों को चेतावनी, अगली बार माफी नहीं मिलेगी। रामदास बरी हो गए। दरबार के बाहर जब वे निकले तो रामदास की आंखें भरी हुई थीं। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। सुमी ने विक्रम को प्रणाम करने की कोशिश की। विक्रम ने फिर रोका। उन्होंने कहा कि प्रणाम उसे नहीं करना, प्रणाम उस हिम्मत को जो वो अपने साथ लेकर आई थी। रामदास ने कहा कि महाराज, उन्हें पता था कि राजा अच्छे हैं, पर यह नहीं पता था कि राजा सुनते भी हैं। विक्रम ने धीमे से कहा कि राजा तभी अच्छा होता है जब वो सुनना न छोड़े। शाम को जब विक्रम अपने कक्ष में लौटे तो उनके मंत्री भट्टमात्र ने पूछा कि आज बाजार में क्या मिला। विक्रम ने कहा कि एक लड़की मिली जिसने सच को उस वक्त थामे रखा जब सब उसे छोड़ रहे थे, और यही असली ताकत है, न तलवार न सोना। भट्टमात्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज आज भी कुछ सीख कर आए हैं। विक्रम ने कहा कि जिस दिन सीखना बंद हो जाए उस दिन राजा नहीं बस सिंहासन बचता है। रात उज्जैनी पर उतरी। मंदिरों में दीपक जले, बाजार बंद हुए और रामदास के घर में पहली बार कई हफ्तों में खाना ठीक से पका। सुमी उस रात देर तक जागती रही। उसने सोचा कि वो कागज उठाने से डर रही थी, पर जब उठाया तो रास्ता खुद बन गया। उसने सोचा कि शायद डर और हिम्मत एक साथ रहते हैं और जो डरते हुए भी चल पड़े वही असली बहादुर है। पर उस रात सुमी को एक और बात याद आई। केशव सेठ के उस कारिंदे ने वो कागज गिराया क्यों था? लापरवाही से या जानबूझकर? और वो मुंशी उसने इतनी जल्दी क्यों मान लिया? क्या वो पहले से डरा हुआ था या उसे किसी और ने भेजा था? केशव सेठ अकेला था या उसके पीछे कोई और था? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।